Hello, good morning everybody. So let us explain the Voice of the Rain, a poem by Walt Whitman. Okay, so here you can see the Voice of the Rain, Walt Whitman, for class 11, Hornbill poem 3, and a PowerPoint presentation. Okay, the second slide about the author. So Walt Whitman lifespan is May 1819 to March 1892. An American novelist, journalist and humanist, son of the house builder, जन्म 1819 में और मार्च 1892 में इनकी मृत्यु हुई। अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, एक जर्नलिस्ट भी थे और एक ह्यूमनिस्ट भी थे। सन ऑफ ए हाउस बिल्डर, एक मकान बनाने वाले का बेटे थे। सेल्फ टॉट, स्वयं पढ़ाई लिखाई किए। रीड द क्लासिक्स, डेंटे एंड होमर, ये लिटरेचर के क्लासिक्स राइटर हैं, इनके बारे में वो अध्ययन करते थे। वर्कड एज ए पेंटर, टीचर, जर्नलिस्ट, एडिटर एंड क्लर्क। ही वर्कड मेनी टाइप्स ऑफ वर्क एज ए पेंटर, एक पेंटर के रूप में भी काम किए, टीचर के रूप में भी काम किए, जर्नलिस्ट के रूप में काम किए और एडिटर के रूप में भी काम किए और साथ में क्लर्क के रूप में काम किए। ओके, पोएम्स, उनका फेमस पोएम्स क्या क्या था? लिप्स ऑफ ग्रास, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, और वो जो अवार्ड जीते थे, गोल्डन काइट अवार्ड फॉर पिक्चर बुक इलस्ट्रेशंस, पिक्चर बुक इलस्ट्रेशन बुक के लिए इनको गोल्डन काइट अवार्ड मिला था। अब ये आप देख रहे हो, नेक्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, the poem The Voice of the Rain is written by Walt Whitman. Walt Whitman के द्वारा लिखा गया ये poem Voice of the Rain है। It is a conversation between the poet and the rain. इसमें poet और rain के बीच में वार्तालाप है, conversation है। The rain explains its eternal journey in its birthplace, that is earth, to the poet. इस poem में rain जो है अपनी अनंत यात्रा, कंटिन्यूअस जर्नी जो है, उसको कहाँ से? इन इट्स बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस मतलब जन्मस्थली, और वो जन्मस्थली कहाँ है? दैट इज अर्थ, टू द पोएट। पोएट को अपनी धरती से लेकर धरती तक की यात्रा जो कि कंटिन्यूअस है, इसके लिए इसको एटर्नल जर्नी कहते हैं, नेवर एंडिंग, कभी समाप्त नहीं होने वाला, ऐसी जर्नी को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब ये देखो, कुछ वर्ड में आप हरकत देख रहे हो, ये ट्रांजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाटर साइकिल है। इसमें वेपर से स्टार्ट होता है, क्योंकि धरती में जब पानी जो है धरती में पानी जो है वो जब एवापोरेट होता है तो वेपर बनता है, और वेपर बनने के बाद ये क्लाउड बनते हैं, और क्लाउड के बाद ये फिर रेन बनते हैं, ड्रॉपलेट्स। इसके बाद ये पानी के रूप में जब आते हैं तो पूरे धरती में प्लांट्स वगैरह सब कुछ को, गंदगी जितना है सबको साफ कर देते हैं, धो देते हैं, इसलिए रिफ्रेशेस। और रिफ्रेश जब होता है धरतियों में, धरती में आके पेड़ पौधे को जब पानी मिलता है तो बीज से पौधे निकलते हैं, धरती हरियाली होती है,
just it's a kind of new life. So this, the water cycle is continue like this. Okay. Next slide. Clouds bring rain. बादल ही पानी लाता है, इसमें कोई शक नहीं है. अब इसमें हम लोग देखते हैं एक पिक्चर. हियर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, यहाँ से जो है वो राइट साइड में आप देख रहे हो, यहाँ से बादल जो है एवेपोरेट होकर ऊपर जाते हैं. ठीक है. ऊपर जाने के बाद बादल बनते हैं. बादल बनने के बाद आप देखो यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए हैं राइट साइड में, और वाटर ड्रॉपलेट्स बनने के बाद ये धरती में फिर से लौट कर आते हैं. ये पानी रेन का वाटर ड्रॉपलेट्स देख रहे हैं, और नीचे बिजली कड़कने की एक सिंबल को देख रहे हैं. यानी लेफ्ट साइड से ये शुरू होते हैं और राइट साइड में फिर आके धरती से ही मिल जाते हैं. धरती से शुरू हुआ, धरती में जाके मिल गया. इसीलिए धरती को इन्होंने कहा क्या, बर्थ प्लेस, द प्लेस ऑफ ओरिजिनेशन. अब देखो फर्स्ट स्टैंजा में हम लोग आते एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, इधर लेफ्ट साइड में हम लोग स्टैंजा को देखेंगे, फर्स्ट स्टैंजा, और उसके नीचे में कुछ वर्ड नोट्स देखेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग, और राइट साइड में आप देख रहे हो एक्सप्लेनेशन, इस फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन. सो लेट अस स्टार्ट हियर. अब देखो फर्स्ट स्टैंजा यहाँ आ गया, एंड वर्ड नोट्स लेफ्ट साइड में देखना. फर्स्ट स्टैंजा, एंड हु आर्ट दो, said I to the soft falling shower. This is the first line. Second line, which strange to tell, gave me an answer as here translated. Third line में देखो, I am the poem of the earth, said the voice of rain. And fourth line, eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. This is what the first stanza. तो फर्स्ट स्टैंजा का हम लोग पढ़े. अब फर्स्ट स्टैंजा का कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है, उसको नीचे देखते हैं. हु आर्ट दो, ये हु आर्ट दो आप देख रहे हो, ये एक्सप्रेशन शुरू में फर्स्ट लाइन में जो है, इसका मतलब है हु आर यू. नेक्स्ट एटर्नल, एटर्नल का मतलब जैसे बताएं कि नेवर एंडिंग, कभी समाप्त नहीं होने वाला. थर्ड में देखो इनपैल्पेबल, इनपैल्पेबल का मतलब विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता. और यू कैन से दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा नहीं जा सकता. तो ये इधर का लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्टैंजा हम लोगों ने पढ़ा, और ये वर्ड नोट्स, डिफिकल्ट वर्ड्स हम लोग पढ़े. अब राइट साइड में एक्सप्लेनेशन देखो, इधर राइट साइड में इसका, इस फर्स्ट 4 लाइन्स का क्या एक्सप्लेनेशन है हम लोग पढ़ रहे हैं. इन द अबव लाइन्स द पोएट आस्क्ड द शावर हु आर यू. पहला लाइन में पोएट पूछ रहे हैं किससे, आस्क्ड द शावर, शावर मीन्स रेन. हु आर यू, आप कौन हैं. टू विच द रेन रिप्लाइड इन ए स्ट्रेंज टू स्टेट मैनर. बड़ा ही विचित्र तरीके से और सीधे तरीके से उन्होंने जवाब देते हैं. द रेन सेड दैट इट वॉज द पोएम ऑफ द अर्थ, एंड इट रोज कंटिन्यूअसली फ्रॉम द लैंड एंड बॉटमलेस ओशन इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. वो क्या बताते हैं, द रेन सेड दैट इट वॉज द पोएम ऑफ अर्थ, मैं धरती का संगीत हूँ. मैं क्या हूँ, पोएम ऑफ द अर्थ, मतलब धरती का संगीत हूँ. एंड इट रोज कंटिन्यूअसली, और मैं कंटिन्यूअसली राइज करता हूँ ऊपर, यानी बादल बन के हम आसमान में जाते रहते हैं. फ्रॉम द लैंड, कहाँ से जाते हैं, लैंड से. लैंड में जितना भी वाटर रिजर्वोयर है, समुंदर है, नदी है, वाटर और भी पानी के जो है, उसमें कंटिन्यूअसली हम उसमें जाते रहते हैं ऊपर.
and bottomless sea. बॉटमलेस सी, यहां पर देखो बॉटमलेस सी का मतलब क्या है कि बॉटम का मतलब होता है एकदम पेंदी पर, यानी एकदम अंतिम छोर में नीचे, और लेस का मतलब नहीं, यानी बॉटमलेस का मतलब गहराई, गहरी, काफी गहराई, जिसको जब किसी चीज की गहराई बहुत ज्यादा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बॉटमलेस, यानी टू डीप फ्रॉम द लैंड एंड बॉटमलेस ओशन। ओशन यानी समुंदर को बॉटमलेस कहा गया है क्योंकि समुंदर की गहराई का कोई अता पता नहीं है। इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, किस रूप में हम ऊपर जाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, यानी बादल के रूप में, भाप के रूप में हम ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ये सेकंड स्टैंजा है, देखो सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम विथ वर्ड नोट्स। तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कि सेकंड स्टैंजा, यहाँ पर सेकंड स्टैंजा की जगह फर्स्ट स्टैंजा आ गया है, इसको सेकंड स्टैंजा मानिएगा, दिस इज सेकंड स्टैंजा। अपवर्ड टू हेवन whence vaguely formed altogether changed, first line, and yet the same I descend to lave the drought atomage dust layers of the globe and all that in them without me were sits only latent unborn। ये सेकंड स्टैंजा है। अब इस सेकंड स्टैंजा में कुछ वर्ड्स है जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, उसको आप देखिए। वेंस, वेंस का मतलब वेयर, वेगली, वेगली का मतलब नॉट क्लियरली, साफ साफ नहीं, अस्पष्ट। डिसेंड का मतलब कम डाउन। लैव मीन्स वॉश या बाथ, वॉश माने धोना और बाथ माने नहाना। एटोमीज मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स, एटोमीज मीन्स स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, कण जो होते हैं, उसको कहते हैं एटोमीज। और लैटेंट का मतलब होता है हिडन या बरीड। हिडन माने छिपा हुआ, अब बरीड का मतलब हो गया धरती के नीचे, ठीक है, दबा हुआ। अब लेफ्ट साइड में हम लोग फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा और उसका वर्ड नोट्स देख लिए। अब राइट साइड में हम लोग देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखो ये वर्ड्स को आप देख रहे हैं, ये ट्रांजिशन हो रहा है, एक एक वर्ड्स को हम हटा रहे हैं, आप इसको ध्यान देंगे। वेगली, डिसेंड, लैब, एटोमीज, लैटेंट। अब राइट साइड में हम लोग एक्सप्लेनेशन में आएंगे। एक्सप्लेनेशन, अभी जो सेकंड स्टैंजा पढ़े उसका एक्सप्लेनेशन है। द रेन टेल्स द पोएट दैट इट राइजेज अपवर्ड्स टुवर्ड्स द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वेपर वेयर इट चेंजेज इट्स फॉर्म। रेन क्या कह रहे हैं, चूंकि ये कन्वर्सेशन है, बातचीत है, रेन का कहना है, पोएट से कह रहे हैं कि इट राइजेज, इट मीन्स रेन, राइजेज अपवर्ड्स, हम लगातार ऊपर की ओर उठते हैं, टुवर्ड्स द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वेपर, किसके रूप में? इन द फॉर्म ऑफ वेपर, किस रूप में उठते हैं? तो भाप के रूप में उठते हैं। वेयर इट चेंजेज इट्स फॉर्म, और ऊपर जाके हम अपना रूप को बदलते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। ये बादल जब ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके पहले बादल भाप हल्का होने के कारण ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाके धीरे धीरे ये कंडेंस होते हैं, या कंडेंस का मतलब जमते हैं, और जैसे जैसे जमते हैं वैसे वैसे ये भारी होते जाता है। इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी के बूंदों में बदल जाते हैं।
और पानी का बूंद जब बनता है तो दैट विल बिकम हेवियर, वो भारी हो जाता है। भारी जब हो जाता है तब वो ज़्यादा देर ऊपर नहीं रह सकता है। इट ऑल्सो सेज दैट ऑल दो इट्स फॉर्म गेट्स चेंज्ड, वो ये भी कहते हैं कि हालांकि हमारा रूप वहाँ बदल गया, पहले हम गैसियस फॉर्म में जा रहे थे, वेपर बन के गए और वहाँ जाके वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गए, तो ये हमारा चेंज हालांकि हुआ, इट स्टिल रिमेन्स द सेम, फिर भी हम रूप बदला जरूर लेकिन हम वही हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो साइंस के विद्यार्थी हो, आप जानते हो कि किसी भी मैटर का, सब्सटेंस का जो है वो एलिमेंट का स्टेट कितना होता है, तो 3 स्टेट होता है। क्या क्या स्टेट होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस है ये तीनों अलग अलग फॉर्म जरूर है, लेकिन ये तीनों को अगर देखा जाए तो एक ही है। जैसे भाप है, भाप जैसे ही ठंडा होगा पानी की बूंद बन जाएगा। उसी तरह से अगर वो आइस बन गया यानी सॉलिड स्टेट में आ गया तो सॉलिड स्टेट जैसे ही ठंडा हो गया तो फिर से पानी बन गया। और पानी जो है जब टेम्परेचर उसका ज़्यादा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो फिर से गैसियस स्टेट में भाप बन के आ जाता है। यानी है तो सब पानी, खाली फॉर्म अलग अलग होता है और तुरंत तुरंत वो अपना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म चेंज करता है, लेकिन ऑल दो दे इट इज सेम, ये हमेशा पानी ही रहता है। यही उनका कहने का मतलब है। स्टिल रिमेन्स द सेम, द रेन कम्स डाउन टू वॉश द ड्रॉट। फिर वो कहते हैं कि रेन कम्स डाउन, जब वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं तो वो धरती पर लौट आते हैं बारिश के रूप में, और जब बारिश के रूप में नीचे आते हैं टू वॉश द ड्रॉट। वॉश द ड्रॉट, ड्रॉट मतलब होता है सूखा। गर्मी में और जो पतझड़ के समय में सब कुछ सूख जाता है, मिट्टी से लेके पेड़ पौधा सब, उस सूखे धरती पर पानी डालकर वो एक तरह से उसको क्या करते हैं, नहला देते हैं, वॉश कर देते हैं एंड प्रोवाइड वाटर, और पानी देते हैं। इट ऑल्सो वॉशेस अवे द डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और दूसरा चीज़ क्या करते हैं कि धरती के परतों में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है, स्मॉल पार्टिकल्स वगैरह है धूल का, पानी स्टार्ट होने से ये सारे धोकर साफ कर देते हैं, वॉश कर देते हैं, पूरे गंदगी की सफाई हो जाती है। एंड द सीड्स इनसाइड द अर्थ, और धरती के नीचे जो बीज बोते हैं हम, जब पानी पड़ता है तो वो धरती का बीज जो है दैट ग्रो इनटू ए प्लांट, वो एक प्लांट में कन्वर्ट होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द वाटर प्रोवाइडेड बाय द रेन। क्योंकि रेन के द्वारा जो वाटर दिया गया, इसी कारण से ये धरती में बीज से पौधा बन गया। अगर पानी नहीं मिलता तो ये पौधा नहीं बनता, वो बीज बन के अंदर ही रह जाता। इट गिव्स लाइफ टू द सीड्स, मतलब साफ है कि सीड्स को लाइफ किसने दिया, तो सीड्स को लाइफ दिया रेन। ठीक है, अब इस पोएम के जो है लिटरेरी डिवाइस, इस पर हम आते हैं। पर्सोनिफिकेशन, क्या क्या लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है आप देख लो। पर्सोनिफिकेशन, अब पर्सोनिफिकेशन जो यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन किसको कहते हैं आप सब जानते हैं, ठीक है। द पोएट यूज्ड ए नॉन लिविंग थिंग्स एज ए लिविंग थिंग इन द पोएम। जब पोएट किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के रूप में वर्णन करते हैं, यूज करते हैं, तो उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देख लो, इस पोएम में आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। पोएम वो फर्स्ट स्टैंजा में कह रहे थे कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं धरती का संगीत हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, यहाँ जो आई आप देख रहे हो, ठीक है, आई जो आप देख रहे हो, ये आई
आई मनुष्य के लिए है, लेकिन यहाँ पर ये आई किसके लिए आया है? रेन के लिए आया है। रेन कह रहे हैं आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मतलब रेन को वो पर्सोनिफाई किए हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं धरती का संगीत हूँ। मेटाफोर, मेटाफोर आप जानते हैं, एन इनडायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। एक इनडायरेक्ट कंपेरिजन होता है क्वालिटीज ऑफ द डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों के क्वालिटी के बीच में एक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कंपेरिजन होता है। डायरेक्ट जो कंपेरिजन होता है उसको सिमिली कहते हैं, ये मेटाफोर इनडायरेक्ट कंपेरिजन है। एग्जाम्पल देख लो, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, जो अभी हम लोग पढ़े उसी में है। हेयर रेन इज बीइंग कंपेयर्ड टू ए पोएम। यहाँ पर आई जो है पोएम के लिए है, और ये जो पोएम है ये पोएम के साथ कंपैरिजन किया है किसका? रेन का। तो एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ, इसलिए इसको मेटाफोर कहते हैं। हाइपरबोल, हाइपरबोल एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट्स। एग्जैगरेटेड का मतलब, एग्जैगरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर। जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा तेल मसाला मकाकर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं तो उसको कहते हैं एग्जैगरेटेड। तो एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट्स को हाइपरबोल कहते हैं। यहाँ पर देखो एक यूज हुआ है हाइपरबोल, बॉटमलेस सी। बॉटमलेस सी का मतलब अभी हम बताए कि अंतहीन गहराई, समुंदर को कहते हैं जिसकी गहराई का कोई अता पता नहीं होता है, जिसका कोई बॉटम नहीं होता है, कोई पेंदी नहीं होता है, अंत नहीं होता है नीचे, उसको बॉटमलेस सी कहते हैं। तो ये जो बॉटमलेस यूज हुआ है सी के लिए, ये बॉटमलेस को हम लोग कहते हैं एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट्स, यानी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। इमेजरी, इमेजरी जो है विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग। विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग का मतलब है कि जिसको हम देख सके, जिसकी हम आंखों में अनुभव कर सके, ऐसा एक विजुअल जो दृश्य है जिसको देखा जा सके, ऐसा डिस्क्रिप्शन जब किसी चीज़ का हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल इमेजरी का, सॉफ्ट फॉलिंग सावर। सावर माने वर्षा, रेन। सॉफ्ट फॉलिंग का मतलब हो गया धीरे धीरे पड़ने वाले, यानी जो फुहार होती है, हल्की सी फुहार, उसको कहते हैं सॉफ्ट फॉलिंग सावर। ये एक तरह से इमेजरी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक पिक्चर देखो क्लाउड्स का। यहाँ पर क्लाउड्स आसमान में किस प्रकार से जमा होते हैं, पहले वाइट होते हैं, फिर धीरे धीरे ब्लैक हो जाते हैं, और जब ब्लैक होते हैं तब वो धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स में चेंज होते हैं और बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। तो एक इसका चित्र हमने देखा। रेन विथ विंड्स, जब बारिश होती है काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान के साथ, तो किस प्रकार का दृश्य आता है। आप पेड़ पौधे को देख रहे हो कि किस प्रकार हवा के झोंकों से झुक गए हैं और चारों तरफ पानी पानी ही पानी दिख रहा है। ये ऐसा एक दृश्य आपको दिखा रहे हैं। रेन विथ विंड्स। अब यहां पर देखो, रेन वॉश एंड ब्यूटिफाई द अर्थ। रेन जो है, अभी हम लोग पढ़े सेकंड स्टैंजा में कि जब बारिश होती है तो धरती के तमाम गंदगी को, डस्ट पार्टिकल्स को, लेयर्स को, गंदगी को, चाहे वो पत्तियों में हो, पौधों में हो, या धरती के या घर में हो, किसी भी जगह हो, उसको वो वॉश कर देते हैं, साफ कर देते हैं। एंड ब्यूटिफाई द अर्थ। ब्यूटिफाई द अर्थ का मतलब है कि जब पानी पड़ते हैं, पानी के कारण धरती में हरियाली आ जाती है, और हरियाली जब आती है, चारों तरफ लहलहा उठते हैं हरियाली, तो देखने में कितना खूबसूरत लगता है। इट्स जस्ट लाइक ब्यूटिफाई द अर्थ। ये धरती को एक तरह से सुंदर बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। रेन गिव्स वाटर एंड लिव लाइफ टू द अर्थ। अभी हम लोग देख रहे हैं ये कि पानी जब धरती पर पड़ते हैं तो धरती को
एक नया जीवन देते हैं पूरे धरती को, पूरे संसार को। पानी की बूंद आप देख रहे हैं और धरती के जो पेड़ पौधे हैं वो किस तरह से हरियाली हरा भरा हो गए हैं, वो भी आप देख रहे हैं। ठीक है, एंड फॉर एवर, ये थर्ड स्टेंजा है। बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट फॉर सॉन्ग ब्रैकेट में इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलिंग वंडरिंग रेग्ड और अनरेग्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। ये जो है थर्ड स्टैंजा, इसमें आप डिफिकल्ट वर्ड्स कुछ हम दिए हैं, देखो रेग्ड और अनरेग्ड। इसका मतलब इट मीन्स वेदर केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर, चाहे कोई ध्यान दे या न दे। फॉर इट डज नॉट अफेक्ट द रेन नॉर द पोएट। पोएट का, रेन का कहना है कि मैं लगातार धरती से भाप बनकर ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके बादल बनता हूँ, बादल से रेन ड्रॉप बनता हूँ और रेन ड्रॉप के बाद फिर से बारिश के रूप में धरती पर लौट आता हूँ, और मेरा ये काम कंटिन्यूअस चलता है। चाहे कोई हम पर देखे, ध्यान दे या ना दे, हमारा काम निरंतर चलते रहता है। ये मेरे सिस्टम को या मेरे प्रोसेस को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता। इट डज नॉट अफेक्ट द रेन नॉर द पोएट, और ना ही पोएट को रिफ्लेक्ट करता है। आप देखो या ना देखो, फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करते जाते हैं। इफ समवन लिसन टू द रेन और नॉट, बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ने की आवाज़ होती है, कभी कभी उस आवाज़ को सुन के समझ जा सकते हैं कि बारिश हो रही है, और कभी कभी हम अपने ध्यान काम में इतना ध्यानमग्न रहते हैं कि बारिश की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है, हम ध्यान नहीं देते हैं कि बाहर बारिश हो रही है। तो वही यहाँ पर रेन का कहना है कि चाहे आप सुनो या ना सुनो, चाहे आप देखो या ना देखो, ध्यान दो या ना दो, मैं अपना काम निरंतर करते जाता हूँ। वंडरिंग का मतलब हो गया मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह में भटकना, इसको कहते हैं वंडरिंग। एक्सप्लेनेशन में द रेन सेज दैट बाय डे एंड नाइट इट प्रोवाइड्स लाइफ, केयर, एनरिचमेंट एंड वाटर टू प्लेस फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड। रेन का कहना है कि रात दिन इट प्रोवाइड्स लाइफ, हम धरती को जीवन देते हैं, धरती का केयर करते हैं, एनरिचमेंट, इसको समृद्धशाली बनाते हैं, एंड वाटर, और इसको पानी देते हैं, टू प्लेस फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड, और कहाँ देते हैं, तो जहाँ से मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरा ओरिजिन है यानी धरती, उसी धरती में हम बहुत प्यार के साथ ये सारा चीज़ क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। द रेन कीप्स एनहांसिंग द ब्यूटी एंड प्योरिटी ऑफ द अर्थ। रेन का कहना है कि बारिश होने के साथ साथ हम धरती के गंदगी को दूर करते हैं, धरती को प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई का मतलब शुद्ध करते हैं, और इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में नए लाइफ आ जाते हैं, वो हरे भरे हो जाते हैं। बाय प्रिपेयरिंग ए लाइफ साइकिल फॉर इट्स अगेन, और इसी प्रकार से मेरा लाइफ साइकिल जो है चलते रहता है। बारिश हुई, फिर इस बारिश का पानी जो है भाप बन के ऊपर गया, फिर बादल बना, फिर वाटर ड्रॉपलेट्स बना, फिर पानी पड़ा, फिर धरती पर आ गया, फिर वही प्रोसेस। सो दैट इज लाइफ साइकिल फॉर इटसेल्फ अगेन।
द रेन इन द लाइक ए सॉन्ग, वो जो अपने को पोएम या सॉन्ग के साथ कंपेयर किया था उसके बारे में थोड़ा समझ लो। द रेन इज लाइक ए सॉन्ग दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। रेन का कहना है कि हमारा जो जन्मस्थली है, जहाँ मेरा जन्म हुआ, वो क्या है? धरती है, ये मेरा बर्थ प्लेस है। जस्ट लाइक द हार्ट ऑफ द सिंगर, ठीक किस प्रकार जैसे एक सिंगर के हृदय होता है, हार्ट होता है, वहाँ से एक सिंगर का हृदय से क्या जन्म लेता है? सिंगर का गाना जन्म लेता है। कोई भी बढ़िया गायक जो होता है वो दिल से गाता है, हृदय से गाता है। तो उनका कहना है कि जिस प्रकार एक संगीत गायक का सॉन्ग जो है वो उसके हृदय से जनरेट होता है, निकलता है, उसी प्रकार मैं धरती के गोद से निकलती हूँ और फिर धरती पर ही लौट कर आता हूँ। और ठीक उसी प्रकार लाइक द हार्ट ऑफ द सिंगर एंड वंडर्स, ठीक है, गीत जो एक गायक गीत गाते हैं, वो गीत करोड़ों लोगों तक कोने कोने में पहुंचती है, लोग सुनते हैं, और जब लोग सुनते हैं उसको पसंद करते हैं, वाहवाही होती है, तो उसकी जो वाहवाही है वो ऑथर के हृदय तक फिर पहुंच जाता है। तो ऑथर को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, मेरा गाना बहुत बढ़िया हुआ, हमने बड़ी मेहनत से, बड़ा मन से गाया था। ठीक इसी प्रकार का फीलिंग रेन को होता है जब धरती पर वो फिर से लौट कर आती है इन द फॉर्म ऑफ रेन, और धरती की हरियाली और सुंदरता को वो देखते हैं लहलहाते हुए, तो उसको उसी प्रकार फीलिंग, एक सेटिस्फेक्शन है, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, जिस प्रकार का फीलिंग और सेटिस्फेक्शन एक सिंगर को होता है। इट फाइनली कम्स बैक टू द प्लेस वेयर इट ओरिजिनेटेड, वो उसी जगह लौट कर आते हैं वर्षा के रूप में जहाँ से वो बादल बनने के लिए चले थे। Whether it is ruined or returns to the original position with a lot of love to its birthplace, फिर से वो अपने ओरिजिनल प्लेस जहाँ से वो निकले थे वहीं पर लौट कर आते हैं, और साथ में ढेर सारा प्यार वो लेकर आते हैं धरती के लिए। उनका कहना है कि जो पानी हम बरसाते हैं, धरती को पानी की आवश्यकता है, बिना पानी का धरती रहेगी ही नहीं जिंदा। वो पानी मैं देती हूँ, और मैं जब देती हूँ तो बड़ा प्यार से पानी बरसाती हूँ, बड़ा प्यार से धरती को संवारती हूँ, बड़ा प्यार से धरती के गंदगी को साफ करती हूँ। तो उसमें एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है। ठीक उसी प्रकार सेटिस्फेक्शन मिलता है जिस प्रकार का सेटिस्फेक्शन एक सिंगर को उसका गाना तमाम और करोड़ों लोगों पास जाने के बाद जो वाहवाही और प्रशंसा उसको मिलती है, उसके में जो सेटिस्फेक्शन होता है, उसी प्रकार का सेटिस्फेक्शन उनको होता है। ये हम लोग लिटरेरी डिवाइस पढ़ चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, ये भी देखे हैं हम लोग। जो अभी हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़े, उसका चित्र आप देख रहे हो। धरती को वाश करना और धरती को सुंदर बनाना, ब्यूटीफाई करने के बारे में कहते। रेन गिव्स वाटर एंड न्यू लाइफ टू द अर्थ, धरती का कहना है, रेन का कहना है कि हम धरती को एक नया जीवन देते हैं, मेरे बिना धरती में सब कुछ सूख जाता है। और थैंक यू for the end of the poem, for your attention, and I think you all have understood the poem very well. Thank you once again, and now I am sending you some question answers of this poem. Okay, you write down those question answers in your fair copy and show me. Okay, thank you.